Namaskar bachcho. Now we are starting the next topic, ozone. Ozone is also related to group 16 elements. Oxygen is related to group 16 element and ozone, formula of ozone O3. It means 3 oxygen atoms will become uh, 3 atoms will become close and make bonding, then making of the ozone. Okay, one molecule but 3 atoms of oxygen. Okay, very simple. It is in gas form where it is available in the atmosphere at the very high level. Okay, strato, and then ozone ionized इस तरीके से. Then what is the function? Ozone layer is very much important to protect the ultraviolet rays. If ultraviolet rays of the sunlight will come on earth, it will become skin cancer, skin burning, then high heat, then glacier will be melt, then ocean will be coming up, then all living organisms will be in trouble due to water density, water concentration, water level, एंड आई थिंक सो जो कोस्टल एरियाज है वो तो बिल्कुल डूब ही जाएगा. मालदीव जो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ देन क्या होगा, पूरी जो कंट्री है वो सबमर्ज हो जाएगी. ओके, हमारे यहाँ पे जैसे मुंबई है, मुंबई क्या है, एक मतलब एक आइलैंड टाइप का है, उसके चारों तरफ क्या है, सी. इफ ग्लेशियर सारे मेल्ट हो गए, क्यों? अल्ट्रावायलेट रेस के कारण, क्योंकि ओजोन ने ये काम नहीं किया कि वो. ये होता क्या है कि ये इस तरीके से एक रेज है, इसके ऊपर ये वाली लेयर है, ये है O3. ओके, सनलाइट की जो रेज आ रही है, सारी रेज आ रही है. ओके, इसमें से कुछ रेज को वो रोक दे रही है, या जो है ना, वो कौन सा रेज है, वो है यूवी रेज. इसका मतलब ये रेंज भी है. कितना रेंज है इसका? लगभग जैसे नैनोमीटर में होता है इसका रेंज 200, लगभग जैसा मैंने एक चीज देखा है 200 to 315 नैनोमीटर. ये वाली रेंज को रोक दे रही है. अगर ये आ जाती है, जैसे इतनी ही आ पाई, अब अगर ये भी आ जाती है तो क्या होगा, यहाँ हीट बढ़ती. हीट बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर का मेल्ट होगा, ग्लेशियर से नदियों में पानी बढ़ेगा, उससे ओशियन में पानी बढ़ेगा, कोस्टल एरिया डूबेगा. तो मतलब इंपॉर्टेंट तो है. अच्छा, ये एकदम पता पड़ गया था ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में? नहीं. जब सारी रेस के बारे में पता कर रहे थे, जिसमें हम RMIBUXGC, जैसे ये सारी रेस के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, रेडियो मैग्नेटिक है ना, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज. तो ये वाली जो रेज है ना, ये वाला आपको वहां पे उस रेज में मिला ही नहीं. तो बोले ये रेज कहाँ गया? तो बोले ये रेज इसलिए गया क्योंकि वहां ओजोन लेयर ने इसको रोक दिया. ठीक है ना, तब जाके पता चला कि ओजोन भी आपके एटमॉस्फेयर में है. अदरवाइज इतनी ऊपर, काफी ऊपर ऊंचाई पे है, कौन टेस्ट करने जाएगा? और ये वैसे भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है ना. तो ये एक तो इम्पोर्टेंस, बट इसकी प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना, कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसके प्रिपरेशन कैसे हो रही है, आगे इसकी यूजेस क्या क्या है. अब हम बुक पे आ जाते हैं. बुक में साफ साफ लिखा है कि ये एलोट्रॉप्स है. बिल्कुल सही है. एलोट्रॉप्स का मतलब है कि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में भी रहती है, O3 के फॉर्म में भी रहती है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स. तो हम O3 की बात करें तो एलोट्रॉप्स है. एलोट्रॉप्स का मतलब है कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होना. दोनों ऑक्सीजन से बना है, दोनों ऑक्सीजन एटम से बना है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ओजोन गैस, बट दोनों का फिजिकल फॉर्म अलग अलग है. इसको एलोट्रॉप बोलते हैं. ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म है. स्टेबल फॉर्म कौन सा है? O2 स्टेबल फॉर्म है. तो चाहता है कि ये जल्दी से कन्वर्ट होकर वापस में हो. ठीक है ना, इसीलिए वो ज्यादा. अभी बताएंगे हम कि O3 क्या किस तरीके से टूटता है और O2 बनाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा. जल्दी से टूटता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसके बारे में. इसीलिए लिखा है कि वेरी मच रिएक्टिव है. कितना लिख रहा है? 20 किलोमीटर ऊपर है. ठीक है ना, एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर. तो क्या होता है वहां पे, जो हाइट होती है कितनी, 820 किलोमीटर, वहां पर ऑक्सीजन एंड O दोनों आपस में क्या होगा, मर्ज होगा, उसके बाद में ओजोन बनाएगा. ये एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में नेचुरली बन रही है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की जो हीट है इसके कारण से ही ये सब होता है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, ये क्या काम करती है बता दिया मैंने, यूवी रेज का प्रोटेक्शन करती है। अगला आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन, कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये प्रिपरेशन एक तो हो गई इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, 3O2 और ऑक्सीजन। ओके, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो वहां पे क्या था, एटमॉस्फेयर में हो रहा था। एक मेथड दे रखा है आपके यहाँ पे कि इस तरीके का एक, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, क्या लिखा है इसमें कि इसमें एक वर्ड दे रखा है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसका मीनिंग समझिए, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हम इस तरीके से बैटरी लगा के दे रहे हैं। ये वायर के थ्रू इस तरीके का एक सेटअप बनाया जा रहा है जिसके अंदर इस तरीके से दो प्लेट्स हैं। ओके, इनमें करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट है। इसके अंदर से क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन को यहां से पास किया जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पास होगी तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन में एक्चुअली ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, पर जैसे ऑक्सीजन आ रही है ऑक्सीजन में हल्का सा आयोनाइजेशन होगा और उस केस में क्या होगा कि यहां से करंट फ्लो करने लगेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से फ्लो करेगी कब, पहला अभी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि अभी सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। सेकेंड स्टेज में इसको पास किया जाएगा, तब जैसे ये यहाँ आएगा इस केस में ये फ्लो करने लगेगा। और इतना भी तेज नहीं फ्लो करना है कि एकदम मतलब ये जैसे पास भी नहीं ला सकते हैं। ओके, अगर एकदम टच कर देंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, उससे हीट भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना, गर्मी हो जाएगी, साउंड होगा और स्पार्किंग होगी। तो ये तीनों चीजें प्रॉब्लमेटिक, इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा है कि साइलेंटली करना है सब कुछ, मतलब प्लेट्स को पास भी नहीं लाना है, उसको O2 को भी इसको साइलेंटली डालना है ताकि हीट ना हो और साउंड ना हो, साइलेंट काम होना चाहिए। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद में ये ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कारण ऑक्सीजन ब्रेक होकर नेसेंट ऑक्सीजन भी बनाएगी और वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर से ऐड हो जाएगी और ऐड होकर इस तरीके से बना देगी, ठीक है ना। ये है ऑक्सीजन बनाने का काम। ये 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेगा। पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये क्या चीज है, यहाँ पे लिख रखा है कि प्लस का मतलब इतना आसान नहीं है, इसके अंदर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। इससे कितना बनेगा, 10% बन सकता है। जब 10% बनाना हो तो ये वाली चीज, और 10 से ज्यादा बनाना हो तो एक और प्रोसेस दे रखा है आपके यहाँ। क्या दे रखा है उसमें लिखा है कि आपको बैटरी वी रिक्वायर्ड बैटरी ऑफ ओजोनाइजर, ओजोन बनाने की एक बैटरी उसको भी ऐड करना होगा। उसके बाद में क्या होगा, प्योर ओजोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 385 केल्विन है, वो कंडेंस किया जाता है वेसल में जो कि ऑक्सीजन से सराउंडेड हो। तो 10% से ज्यादा हो तब आपको वो ओजोनाइजर लगाना होगा, बैटरी है ना, तो उस केस में थोड़ा 10% से ज्यादा भी होता है। लेकिन ये एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वर्ड आता है जो कि आपको ये मैंने बताया। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, और तो इसका मतलब एक तो एटमॉस्फेयर में बन गया, दूसरा आपको इस तरीके से बन गया 3O2 O3, इसका प्रोसेस साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। यहाँ 10% से ज्यादा होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर। उस केस में आपको थोड़ा सा होगा, फिर उसको कंडेंस कर दिया जाएगा और उससे सराउंड किया जाएगा। इस तरीके से आपने 3 तरीके से तो प्रिपरेशन की गई है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि इसकी कुछ नेचर भी होती है क्या, बिल्कुल होती है। अब वो नेचर जो है, प्रिपरेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज में इसको जब आपने देखा तो इसके 3 कलर दिखे, क्यों, हमने कहा कि O3 गैस फॉर्म में भी होती है, O3 को कंडेंस कर दोगे तो O3 लिक्विड फॉर्म में भी आएगी, O3 को और कंडेंस कर दोगे तो O3 सॉलिड फॉर्म में भी आएगी। ओके, तो इन तीनों का अपना अपना कलर होता है। बस मैंने कहा था पार्टिकल दूर दूर होंगे तो गैस होगा, इसका मतलब कलर, जैसे आप पिक्सल को थोड़ा सा फैला दीजिए तो आपके जो फोटो खींचते हैं उसका देखिए कलर कॉम्बिनेशन, उसमें आप देखना कि वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा कलर जो है वो इतना शार्प नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा कि गैस फॉर्म में ये दिखता है पेल ब्लू, ये है पेल ब्लू, मतलब अभी कलर थोड़ा सा कम है। जैसे ये थोड़े पास आए, मतलब ये पार्टिकल अब यहाँ आ गए,
थोड़ा दूरी कम हो गई तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो ब्लूनेस भी तो बढ़ेगी, तो इसको बोलेंगे हम डार्क ब्लू। मतलब थोड़ा सा पिक्सल को पास कर दिए और पास कर दिए, जैसे पार्टिकल पास पास आ गए तो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या होगा कलर, इसका तो भैया वायलेट ब्लैक। जैसा कि आप कभी कभी आप वो करते हैं, अपन आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन प्लस स्टार्च, तो जैसा काला कलर, काला और ब्लू, नेवी ब्लू, उन दोनों के बीच का जो कलर होता है उसको कहते हैं वायलेट ब्लैक कलर। तो ऑब्वियसली बात इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, पास कर दिया तो उसकी पिक्सल समझो पास आ गए और कलर कॉम्बिनेशन फास्ट हो गया। ये तीन कलर इसी तरीके से दिखाए तो कलर हो गया। अब इसकी स्मेल आएगी क्या, कि इसकी स्मेल आती है कैरेक्टराइज स्मेल है, मतलब थोड़ी सी कैरेक्टराइज स्मेल है, उसको कोई खास आप तो पता भी नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे ओजोनाइज्ड वाटर आता है, डिसइंफेक्टेड वाटर, उसमें कोई ऐसी कोई खास स्मेल नहीं आती। तो इसका लिख रखा है तो पढ़ लीजिए, कैरेक्टराइज स्मेल एंड स्मॉल क्वांटिटी, ये हार्मफुल, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगी, स्मॉल कंसंट्रेशन हार्मलेस है, लेकिन ज्यादा हो जाएगी तो ये हार्मफुल है, और हार्मफुल है तो फिर बाद में क्या होगा, एक तो ये हेडेक होगा, एक नोजिया होगा। ज्यादा में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप देखें पानी जो आपके लिखा होता है, जो आपकी पानी की बोतल होती है उस पर लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर, ओजोनाइज्ड वाटर ऐसे लिखा होता है ना, या O3 का निशान लगा हुआ कहीं पे, वाटर प्लस, पर इसकी कंसंट्रेशन इतनी नहीं है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो ये क्यों मिलाई गई है, इसका काम ही है डिसइंफेक्शन करना। डिसइंफेक्शन इसका मतलब क्या है, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरिया के, ये इनको एक किल कर सकता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और पानी के आपके कई बोतलों में दिखेगा आपको कि ओजोनाइज्ड वाटर, और ये इसका इतना ज्यादा वो प्राइस भी ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट, ओजोन इज थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल with respect to oxygen since it decompose into oxygen result in the laboratory। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ क्या है। O3 जो होती है, O3 का एक वेरी रिएक्टिव है, इतनी रिएक्टिव है कि थोड़ी सी आपको ये हो जाए तो ये फटाफट अपने आप भी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस ही हो जाती है। इसका कैसे पता चलेगा, हमने अभी भी बताया था, ये अनस्टेबल है, स्टेबल फॉर्म O2 है, उसमें वो कन्वर्ट होना चाहती है, और ये जो बन रही है इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो वैसे ही बहुत रिएक्टिव है। नेसेंट का मतलब भी होता है कि न्यू बोर्न ऑक्सीजन है ये नेसेंट ऑक्सीजन। इससे ये नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है और स्पॉन्टेनियस खुद से बन रही है। इसका कारण बताता हूं आपको। अगर मैं इसको बात करूं तो डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव होगा। ओके, मैंने टी कांस्टेंट रखा है ना, टी कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टी, तो भी ये बढ़ रही है, ठीक है। दूसरी बात, इसका डेल्टा एच क्या हो रहा है, डेल्टा एच में भी आपको बता सकते हैं कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये निकल रही है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्यों है, अरे भैया कभी भी मैंने कहा था कि स्टेबल फॉर्म में आने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी है और वो एनर्जी ही तो इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। एनर्जी ब्रेक हुई, ये स्टेबल फॉर्म में आया और उसके बाद में एनर्जी निकली, तो ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा, मैं इसका अगर डेल्टा जी निकालना चाहूँ, डेल्टा जी का डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फ्री एनर्जी, ये नेगेटिव है। अगर ये कांस्टेंट रखा और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का नेगेटिव से आंसर आएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई रोल ही नहीं। तो माइनस प्लस माइनस, दोनों माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो ये होगा स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब खुद ही ये अपने आप रिएक्शन करने लगती है और फटाफट टूट कर क्या बनाएगी, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली चीज क्या है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको एक चीज आपको समझ में आ गई कि ये खुद से टूटती है, ठीक है ना। गिव्स फ्री एनर्जी इसकी नेगेटिव है, और नेगेटिव कैसे है, और एक और ज्यादा अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, टूटना तो खुद चाहती है और खुद से टूटेगी, तो इस केस में क्या होगा, कभी कभी ये एक्सप्लोजिव की तरह भी काम कर देती है। जब आपको डेल्टा एच इतनी निकल रही है और अगर ये ज्यादा हो तो ये डेल्टा एच तो ज्यादा होगी, उस केस में ये एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करेगी ना। तो यहां पर ये एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करेगी अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी।
है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि एक तो फ्री फॉर्म में रह नहीं सकती है, फिर से ये किसी के पास जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई तो ये किसी से के पास में जाएगी तो वहां से रिएक्ट करके ऑक्सीजन देगी कि देगी? जिसका ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी। तो मतलब ये बहुत बढ़िया वाली रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन जो होती है वो किसी के साथ जाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी। ये बात आपकी यहाँ लिखी भी रखी है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि ड्यू टू ये लिबरेट होगी नेसेंट ऑक्सीजन और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका तो हो रहा है रिडक्शन। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन निकाल रहा है और ये ऑक्सीजन किसी के साथ में फिर ऐड होगा, जिसके साथ में ऐड होगा उसका ये कर देगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिससे कर देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कह रहा है कि ये जल्दी निकलती है इसीलिए ये बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपके ये जो 7.18 इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका भी आंसर यही है, ठीक है ना। इसका कारण आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन का निकलना वो ऑक्सीडाइज करना, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जल्दी से लिबरेट होती है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि आप कैसे पता लगाएंगे, प्रॉपर्टीज में एक और बात दे रखी है कि कैसे पता लगाएंगे कि कितने ऑक्सीजन है, कितना आपने ओजोन बना है। उसका एक वो दे रखा है कि इसका टाइट्रेशन करके दिखाना होगा। तो इसके लिए पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि ये रिएक्शन क्या है कि लेड सल्फाइड कि अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूं कि ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा PbSO4 मतलब सल्फेट बना और इसके साथ में ऑक्सीजन बन रहा है, ये तो बनना ही बनना है। ये भी क्या चीज बता रहा है कि O2 ने क्या बनाया, O2 बनाया, O बनाया, ये O इसके साथ में जाके जुड़ा तब जाके ये बना, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सल्फाइड को इसने सल्फेट में क्रिएट कर दिया। तो यहां हुआ क्या, इसने इसके कारण से इसने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो इसका तो रिड्यूस हुआ ना, तो यहां पे इसका तो होगा रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और उसका एकमात्र कारण क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये बात आपका समझाने के लिए ये रिएक्शन आई है। अच्छा, एक और रिएक्शन दे रखी है कि पोटेशियम आयोडाइड इसके साथ में ओजोन की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑक्सीडाइज। और ये आपके क्वेश्चन किसमें है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में 7.19 यही लिखा है, ठीक है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कितनी ओजोन है। तो उन्होंने कहा है कि पोटेशियम ये आयोडाइड है और इसका आपने कहा कि इसका पानी में इसको डिसॉल्व कर दीजिए और उसमें मिला दीजिए ओजोन। जैसे आप इसको मिलाएंगे तो ये आयोडाइड इसमें कन्वर्ट होगा, I2 में कन्वर्ट होगा और उसके साथ में बनेंगे हाइड्राइड आयन एंड O2। ये तो बनना ही था, O3 से O2 तो बनता ही बनता है और वो ऑक्सीजन बनता है, वो यहां लग गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे बना है ये, ठीक है ना। और इसकी जो आयोडीन है इसकी हम टाइट्रेशन करवाएंगे। अब इससे जो मटेरियल बना है इसका हम टाइट्रेशन करवाएंगे। टाइट्रेशन किसके साथ में होगा, टाइट्रेशन हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी अमाउंट है, पर आपको ये दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, लेकिन इसका अमाउंट और इसका अमाउंट बराबर है। अब इसकी क्वांटिटी एनालिसिस कर रहे हैं हम टाइट्रेशन से, ठीक है ना। टाइट्रेशन किसके साथ हो रहा है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है मैंने, सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ में, इसका ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन जो आपने लिया स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट का, इसका आपने इसके साथ में करवाया। इसके बाद में इसकी क्वांटिटी एनालिसिस I2 की पता पड़ी और I2 और इसका रेशियो एकदम सेम है, तो मतलब जितना इसका अमाउंट आया उतना ही ओजोन का अमाउंट आया। तो ये आपका 7.19 है। कैसे, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर का आप करोगे, आप उसमें रिएक्शन, उसमें ओजोन मिलाओगे तो उससे बनेगा आयोडीन, और आयोडीन जो हुआ उसका टाइट्रेशन किया आपने सोडियम थायोसल्फेट से,
और इससे आपने क्वांटिटेटिव मेथड एस्टिमेट किया। ये आपका 7.19 का आंसर है। पहले ये कलेक्ट करना, इससे करना, इससे आपको इसका अमाउंट मिला, अमाउंट और इसका रेशियो बनाया और वो सेम आया। ये आपका एक सिंपल आंसर था। एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या एक्सपेरिमेंटली क्या शो हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। और वो जो होता है वो किस में होता है कि इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना है कि ओजोन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हमने क्या देखा था कि ओजोन तो भैया रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव टाइप का, चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो कह रहा है चलो ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर में खूब यूज कर लिया। तो आपके जितने भी डिटर्जेंट ये रेफ्रिजरेटर्स थे, फ्रिज वगैरह था, वो पहले ओजोन गैस डली होती थी, CFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम क्या नाम सुनते पहले, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। इसमें और इसके अलावा ओजोन गैस अलग से भी होती थी, ठीक है ना। तो और इसके अलावा एरोसोल स्प्रे, है ना, रेफ्रिजरेंट, इसमें सब में फ्रीऑन गैस होती थी। तो रियल में क्या हुआ, जेट में भी इस तरीके से, जब जेट का जो होता है ना, उसका फ्यूल का जो बर्न होता है उसमें NO प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और NO जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है। और ये क्या हो रहा है कि जेट जो होता है वो एक तो क्या होता है, जितने भी होता है वो कम से कम 11 किलोमीटर हाइट्स पे उड़ते हैं। चलो थोड़ी दूर और ऊपर NO और ऊपर चली गई, 20 किलोमीटर के आसपास ये मिल जाएगी। वहां पर ओजोन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ये NO2 बनाएगा और O2 बनाएगा। तो अब एक प्रॉब्लम कहाँ आ गई, आपका जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये ओजोन लेयर है, अब ये O3 अब O2 में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये अमाउंट तो हो रहा है कम, ये बढ़ रहा है, पर इसके कम होने से ये जो है, ये जो थिकनेस है वो अब क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ये पतली हो जा रही है। तो लेयर का पतला होना मतलब क्या है, यूवी रेज का जो रोक रहा था, अब वो यूवी रेज सारी अब कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ के अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ये टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है कि स्किन कैंसर हो रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के वो हो जा रहे हैं, चकत्ते हो जा रहे हैं, है ना, जैसे सन बर्न हो जा रहा है। तो ये सब यूवी रेज के कारण। तो किसी भी कारण से इस वाली जो लेयर है इसको डिप्लेस होने से बचाना है। और डिप्लेस क्यों हो रही थी, क्योंकि ओजोन रिएक्ट करके O2 बना रही थी। और ओजोन रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास में NO पहुंच जा रही है। NO कहां से पहुंच रही है, जेट एयरवेज के फ्यूल के बर्निंग से हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब अब इन सबको रोकना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जितने भी स्प्रे, एरोसोल स्प्रे होते थे, रेफ्रिजरेटर, इनमें सब में फ्रीऑन गैस, CFC गैस बंद कर दी, ताकि ओजोन गैस का को डिप्लेस करने। CFC क्या करता था, CFC जो होता है फ्रीऑन गैस, वो इससे रिएक्ट करके फिर वो भी एक O2 बनाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्रीऑन निकली, फ्रीऑन ने ओजोन से रिएक्ट करी, ये बनाया। इसका मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, ओजोन को डिप्लेस किया, ठीक है ना। तो CFC भी यही काम कर रहा था। रेफ्रिजरेशन के और भी गैसेज होती है जो कूलिंग का काम करती है ना। एक्चुअली इनमें क्लोरीन भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, अनदर थ्रेट क्या है, फ्रीऑन गैस बता दिया मैंने, जेट एयरवेज का NO निकाल दिया, NO से भी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका पहले आपने इसका वो देखा कि O3 रहता कैसे है। तो O3 का रहने के लिए हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के रियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3, 6 में से 2 बने, हाँ ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए तो यहाँ से 2 बनाएंगे, क्योंकि इसको भी तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 रह जाएगा, 4 2 6। इसमें इसका प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है ना। अब एक और प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक तो ये इसकी स्ट्रक्चर है ओजोन की, पर एक रेजोनेंस होगा, इनके अंदर एंगल कितना है, 117 एंगल, ठीक है ना। ये 117 का एंगल है, ये 180 का नहीं है ना। ओके, इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 128 पिकोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि ये जैसे एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बनाए, 2 इन्होंने क्या इसको दिए, क्यों दिए कि अगर इसकी बात करें तो ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अगर फिर बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। तो पर ये जो बॉन्ड है ये क्या करता है, स्विच होता रहता है, कभी ये इधर आया है, कभी क्या होगा इसका उल्टा होगा। जैसे मैं एक और बना देता हूँ ताकि रेजोनेंस को इजीली समझा जा सके। ये एक सिंगल रह गया है जिसमें ये बना दिया ऑक्सीजन के, अब क्या हुआ ये 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें जो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 4 रह गए। अब ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कभी ये यहाँ रहा कभी ये इधर चला गया। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन ये फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको इस तरीके से बोलेंगे, ये टोटल ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से बताएंगे ताकि इसमें क्या होगा कि बॉन्ड कभी इधर रहेगा। कि ये बात आपको एक सिंपल चीज है। अब आएगा यूजेज। अभी तक मैंने आपको ये सब चीजें यूजेज बताई दी है, अब मैं इसको पॉइंट वाइज लिख भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर मान लो ये पानी की बात करें तो आपको डिसइंफेक्टेड वाटर मिलता है, इसका मतलब है कि जर्म को मारेगा, तो इसको बोलेंगे हम जर्मिसाइड, तभी ओजोनाइड वाटर मिला, ठीक है ना। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इसको बोलेंगे डिसइंफेक्शन की बात है, डिसइंफेक्टेंट बोला इसको, ठीक है ना। इसका क्या कारण है, स्टेरिलाइज, वाटर को स्टेरिलाइज कर दिया गया है। दूसरी बात, अगर ओजोन आपके कहीं पे चली जाती है तो ये ब्लीच का काम करती है। तो ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर उड़ाना। तो किस किस में, ऑयल का, ऑयल में अगर डार्क कलर है, अगर हल्का करना तो ओजोन पास करवाता है। ऑयल, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, किसी का भी कलर ब्लीच करना हो, ब्लीच का मतलब होता है, जैसे मैं ब्लीच करता हूँ तो क्या होता है, वो जैसे सी अपना जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन गैस निकलती है, वो ब्लीच करती नहीं करती, वो वैसा ही काम ओजोन भी कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, KMnO4 बनाने के लिए भी ये ओजोन काम आती है, वहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आती है। और मैंने इंटरेस्ट क्वेश्चन बता दिए। ये आपका ओजोन आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।